बेटा ये मैं कोई सूंघने के लिए नहीं लिख रहा हूं ये सारी चीजें मैंने सूंघने के लिए नहीं लिखी कि भाई यूं ही बस यूं ही लिख दी, यूं ही नहीं लिखी। एक एक चीज पूछी जा सकती है, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखे हैं मैंने अब आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलो अब मैं आपको इनऑर्गेनिक का एक और चैप्टर ब्लॉक से लेके आया हूं, डी एंड एफ ब्लॉक। अब देखो पी ब्लॉक खत्म हो गया, डी और एफ ब्लॉक आ गया है। प्रॉपर्टीज में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, चीजें वही आएंगी। देखो जो आप पीरियोडिक टेबल से पढ़ते आ रहे हो ना, वही चीजें हैं। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को स्ट्रांगली याद कर लेना। वो याद हो जाती है ना तो फिर ब्लॉक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती। याद तो इनको भी करना है, पढ़ना तो इनको भी है, लेकिन मतलब एक रिदम बन जाती है, एक लय बन जाती है, इजीली चीजें याद होने लगती है। अब डी और एफ ब्लॉक की बात करते हैं। पहले मैं डी ब्लॉक की बात करूंगा। तो डी ब्लॉक के अंदर स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये एक सीरीज हो गई जिसको आप 3D सीरीज कहते हैं। मतलब डी ब्लॉक की स्टार्टिंग होती है 3D से। 3D सीरीज से डी ब्लॉक की स्टार्ट होती है, क्योंकि 1 में डी होता नहीं है, 2 में डी होता नहीं है, 3 शेल से डी चालू होता है। इसलिए सबसे पहले डी सीरीज की स्टार्टिंग 3 से यानी कि थर्ड शेल से होती है, यानी कि थर्ड नंबर के ऑर्बिट से होती है। अब पीरियोडिक टेबल का डिजाइन बार बार बनाने की तो जरूरत है नहीं, आपको पता है कि ये है डी ब्लॉक, बीच वाला ये डी ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है डी ब्लॉक, इसलिए इनके अंदर मेटेलिक टेंडेंसी होती है। इनसे तो कम होती है, इनसे ज्यादा होती है भाई लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो मेटेलिक टेंडेंसी घटती है, यानी कि लेफ्ट वाले अच्छे मेटल होते हैं, लेफ्ट साइड वाले, यानी कि एस ब्लॉक में मेटल अच्छे मिलेंगे। डी ब्लॉक में खूब अच्छे मेटल मिलते हैं, लेकिन एस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में थोड़े कम। और एफ ब्लॉक में पी ब्लॉक में मेटल बहुत कम मिलेंगे, नॉन मेटल्स और मेटलर्स ज्यादा मिलेंगे। जो मेटल मिलेंगे उनकी भी मेटेलिक टेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं होगी। एल्यूमिनियम एक एक्सेप्शन केस है, अच्छा खासा मेटल होता है एल्यूमिनियम। तो मैं अब बीच वाले डी एलिमेंट्स की यानी ब्लॉक की बात कर रहा हूं। अब इसमें देखो ये तो नहीं कहेंगे कि आपको पहली बार मैं बता रहा हूं, मैं पहले भी केमिकल बॉन्डिंग में और पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूं। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते, ये आपको भी पता है। डी ब्लॉक के अंदर ये जो एलिमेंट्स है Zn वाली फैमिली के, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होती। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट तो माने जाते हैं लेकिन ट्रांजिशन नहीं माने जाते। अब डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या डिफरेंसेस हैं ये मैं पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूं, उसकी बात नहीं करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट अगर आपको याद ना हो तो कोई बात नहीं, ये बाउंड्री वाले याद रखना। देखो SCTI VCR MNFC NICO ZN एक ये लाइन, ZNCD HG CN ये याद रखना, SCY LA AC याद रखना, TI ZR HF RF याद रखना। इतने तो याद रख लेना, बीच के याद ना हो तो चलेगा। मतलब क्या होता है, बीच के याद नहीं होते तो आइडिया से हम एटॉमिक नंबर तक, उसकी पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। और पूरे याद हो तो खुशी की बात है, तो बहुत अच्छी बात है, याद हो जाए तो अच्छा है। मतलब मैं तो कह रहा हूं मिनिमम इतने तो याद रखने। साथ में इनके एटॉमिक नंबर SC 21 से शुरू होता है और Zn 30 तक खत्म होता है, यानी 3D सीरीज तो ये हो गई 21 to 30, 10 एलिमेंट आ गए। फिर है 4D सीरीज, ये 4D सीरीज है जो 39 से स्टार्ट होती है 48 तक होती है। फिर से देखो 10 एलिमेंट आ गए, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब LA से स्टार्ट होती है 5D सीरीज और 57 से लेके 80 तक। अब ये क्या गड़बड़ हुई यार, 57 से 80 तक तो 10 से ज्यादा हो गए एटॉमिक नंबर। ये जो गड़बड़ हुई है, ये गड़बड़ हुई है LA के बाद आने वाली इस लेंथेनॉइड सीरीज की वजह से। लेंथेनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये 14 एलिमेंट्स इसी ग्रुप में रहेंगे।
किसमें? इस वाले ग्रुप में। यही रीजन है कि थर्ड बी सबसे बड़ा ग्रुप होता है। थर्ड बी ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे जाने पर जो एलिमेंट्स काउंट किए तो इसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स आए। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, ये 15 हो जाएंगे क्योंकि LA हो गया और 14 लेंथेनाइड सीरीज के हो गए। इसी तरह ये 15 हो जाएंगे, एक तो AC हो गया और एक पूरी की पूरी एक्टिनाइड सीरीज भी यही रहती है। लेकिन अब इस छोटे से ब्लॉक में इनको रखना मुश्किल है, इसलिए इनको अलग से जगह दे दी जाती है, पीरियोडिक टेबल में नीचे रख देते हैं। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये कमी आज भी बरकरार है, ये कमी दूर हो भी नहीं सकती। हाँ, अलग अलग तरीके से इनको कोशिश की करने की, लेकिन वो काम बना नहीं। मतलब कुल मिला के ये आज भी ड्रॉबैक माना जाता है। ठीक है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये ग्रुप के नंबर हैं जो अकॉर्डिंग टू IUPAC हैं। और ये जो नंबर ऊपर दे रखे हैं ये मेंडलीव के अकॉर्डिंग थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ। सर थर्ड बी, फर्स्ट बी, सेकंड बी पीछे दे रखे, थर्ड बी आगे चल क्या रहा, गलत तो नहीं लिख दिया? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, मेंडलीव ने जो है इनको इनकी ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे अरेंज किया था। यहां जितने भी हैं उनकी वैलेंसी मैक्सिमम फर्स्ट यानी 1 होती है, इनकी सेकंड होती है, इनकी 3 होती है, इनकी 4 होती है, इनकी 5th होती है, इनकी 6th होती है, इनकी 7th। तो क्या इनकी 8th होती है? बिल्कुल इनकी 8th होती है। मैक्सिमम ये 8th ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकते हैं, ये कहना चाहता है। ओके, अब सभी नहीं जाए लेकिन कुछ जा सकते हैं, मतलब काफी हद तक इनमें 8 तक पहुंचने की टेंडेंसी रहती है, +8 तक बनाने की टेंडेंसी होती है। ये तो हुई इनकी बात, इनको याद रखना। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। इर्रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का तरीका तो क्या है भाई? पहले 1s भरो, 1s to 2s to 2p6, 3s to 3p6, 4s to 3d10। तो पहले 4s भरा जाएगा, फिर 3d भरा जाएगा, यानी पहले ns भरा जाता है, फिर n-1d का नंबर आता है। यही तो मतलब हुआ ना इसका। अब ये सीक्वेंस जब तक चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन कई जगह ये सीक्वेंस रेगुलर नहीं रहता, इर्रेगुलर हो जाता है। s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, उसमें भर जाता है निकल के इसमें से है, या फिर S में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और उसमें चला जाता है इलेक्ट्रॉन। ये चक्कर क्या है? ये चक्कर स्टेबिलिटी का है। हर कोई एलिमेंट अपने वैलेंसी शेल में या अपने एक्सटर्नल शेल में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करता है, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांजिशन करा सकता है, जैसा कि कुछ एलिमेंट्स में होता है। 3D सीरीज के अंदर ये Cr और Cu में होता है। अब होना तो Cr का चाहिए था क्या? 2 इलेक्ट्रॉन तो S में और 4 इलेक्ट्रॉन Cr में होने चाहिए थे, यानी 4s2 3d4 होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, 4s1 3d5। अब ऐसा क्यों हुआ? अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, क्योंकि D अगर 5 इलेक्ट्रॉन से भर जाता है तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। बच्चों, फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड उससे कम, और पार्शियल फील्ड सबसे कम। ये भी खूब बार बताया है मैंने, इसलिए इन चीजों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो मेरे बालक को Cr यानी क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एक इर्रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शंस ऑफ अबव प्रिंसिपल में भी इनको यूज किया जाता है। आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था मैंने। इसी तरह कॉपर में देखो, कॉपर में होना तो चाहिए था क्या? 4s2 3d9, और होता क्या है? 4s1 3d10। एक इलेक्ट्रॉन S से निकल के मूव कर जाता है D में, और ऐसा करने से क्या है, ये Cu कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब मान लीजिए एक्वस स्टेट की बात करें तो Cu+1 और Cu+2 अगर मैं बनाऊं तो Cu+1 में तो लास्ट में D10 बचेगा और Cu+2 में लास्ट में D9 बचेगा। उसके बावजूद भी Cu+2 ज्यादा स्टेबल होता है, और इसका रीजन होता है डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोसेस। अब याद रखना, डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोसेस की वजह से Cu+2 इज मोर स्टेबल देन Cu+1 इन एक्वस सॉल्यूशन, जबकि whereas Cu+2 हैज D9 एंड Cu+1 हैज D10 कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद भी ऐसा होता है। अब देखो इंपॉर्टेंट हो गया ना, ऐसे चीजें याद रखनी है कुछ कुछ, क्योंकि मैं वही चीजें बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजें बाकी की सारी भी बताऊंगा, लेकिन
काम की चीजों पे मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा। ऐसे 4D सीरीज में देखा एक्सेप्शनल केस, 3D में तो 2 ही थे, 4D में कितने, NB, MO, RU, RH, PD, AG। NB का होना तो चाहिए था 5s2 4d3 और हो गया 5s1 4d4। इसका होना चाहिए था 5s2 4d। देखो मैं जो समझा रहा हूं वो समझो मैं क्या कह रहा हूं। 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये 4D सीरीज है, ये इसकी बात चल रही, इसकी बात चल रही है। देखो 39 40 41 42, ये रहा 42, हो गया ना 42। अब मैं भरूंगा, देखो 4s2 तो भर गया, वो 5s2 तो भर गया। अब उसके बाद 4d1 4d2 4d3 4d4 होना चाहिए था 4d4 और हो गया 4d5। RU को देखो, RU को, RU ये रहा, देखो मैं भरना शुरू कर रहा हूं। 4d1 4d2 4d3 4d4 4d5 4d6 और यहां क्या दे रखा है 4d7। ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या चक्कर पड़े, 7 कैसे हो गया, होना तो 6 चाहिए था। अरे एक इलेक्ट्रॉन 5s में से निकल के इसमें पहुंच गया भैया, ये चक्कर पड़ गया। अच्छा अच्छा, RH का देखना, RH, अब देखो ये RH इधर आएगा, ठीक है। अब मैं भर रहा हूं, देखो RH यहां आएगा, ये भर दिया मैंने, लो अब मैं लिख रहा हूं इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बनेगा 5s2 4d1 4d2 4d3 4d4 4d5 4d6 4d7 4d7 5s2 4d7 5s2 4d7, जबकि है क्या 5s1 4d8। क्यों, स्टेबिलिटी, समझ में आ रही। ओके, कई बार T2G की स्टेबिलिटी देखते हैं, कई बार हाफ फील्ड स्टेबिलिटी देखते हैं, कई बार फुल फील्ड स्टेबिलिटी देखते हैं। ये तीनों स्टेबिलिटीज का इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह PD और इसी तरह AG, ये सारे एक्सेप्शन आपको याद रखने, कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं। बेटा ये मैं कोई सूंघने के लिए नहीं लिख रहा हूं ये सारी चीजें मैंने सूंघने के लिए नहीं लिखी कि भाई यूं ही बस यूं ही लिख दी, यूं ही नहीं लिखी। एक एक चीज पूछी जा सकती है, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखे हैं मैंने अब आ गया 5D सीरीज। 5D में W, PT और AU, इन तीनों में भी यही चलता है। W को देखो, PT को देखो, AU को देखो। चलो AU को देखते हैं, लास्ट वाले को देखें, शुरू करते हैं। यहां से भरना शुरू किया, बढ़ते गए, ये हो गया D9। AU क्या हो गया D9। देखो भैया 6s2 5d9 और है क्या 6s1 5d10। ये देखो 5d में 10 और 6s में 1। क्यों हुआ, अरे D को 10 करना था ना, स्टेबल हो जाएगा, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। याद रखोगे एक्सेप्शन, याद ही रखना पड़ेगा, कोई और इलाज नहीं है, याद रखना ही पड़ेगा। याद नहीं रखोगे और ये आ गया तो फिर क्या करोगे, नंबर कहां से आएंगे। इसलिए याद रखना पड़ेगा मेरे बच्चों, 2-3 बार रिवाइज करो तो याद हो जाएगा, घबराओ मत। अब आ गया ही। इसी तरह लैंथेनम के साथ थे 14 एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनॉइड के और एक्टिनियम के साथ थे 14 एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज के। ये आपको दिमाग में रखना है मेरे बच्चों। लैंथेनॉइड सीरीज सेरियम से स्टार्ट होती है, लिटिशियम तक चलती है। ये थोरियम से स्टार्ट होती है, लोरेंशियम तक चलती है। ये 58 से 71, ये 90 से 103 तक। अब देखो सारे रटने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ एलिमेंट जैसे सी याद रखना, प्रेसोडाइमियम याद रखना, इधर आप यूरोपियन याद रखना, गैडोलिनियम याद रखना, इधर आप जो है लास्ट में ये LU याद कर लेना। इसी तरह यहाँ थोरियम याद रख लेना, यूरेनियम याद रखना, नेपच्यूनियम याद रख लेना, ये याद रख लेना। इसके बाद कैलिफोर्नियम याद रख लेना,
और आप लास्ट में लॉरेंशियम। इस तरह से 4-4, 5-5 एलिमेंट जो काम के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वो याद रखना है ना। बाकी जो याद हो जाए तो अच्छी बात है पूरा। अब आइए आगे, कुछ और प्रॉपर्टीज भी है इन एलिमेंट्स की। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो तो मैंने आपको बता दी कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर हमेशा n-1 का डी भरा जाएगा, n का नहीं, ठीक है ना। इसीलिए तो इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं ना। अब है दूसरा मेटेलिक कैरेक्टर। तो देखो शुरू से बताते आ रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। इनमें मेटेलिक कैरेक्टर ठीक ठाक होती है, अच्छी खासी होती है। अब इस मेटेलिक कैरेक्टर का रीजन क्या है भाई? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल में, इसलिए ये आराम से डोनेट कर देते हैं। हालांकि देखो मैं आपको बताऊं, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आते। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ही चेंज आता है। डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें बहुत बहुत डीप चेंज नहीं आता, बहुत गहरा चेंज नहीं आता, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है ना। तो सिमिलर से ही रहते हैं लगभग लगभग। फिर भी हम पीरियडिसिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए कंपैरेटिवली हमको पढ़ना पड़ता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? कम होता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। एटॉमिक साइज की हम खूब बात कर चुके हैं। SC से लेके ZN तक एटॉमिक साइज धीरे धीरे कम होती है, फिर बीच में इक्वल सी हो जाती है, फिर लास्ट में बढ़ जाती है, CuZn पे बढ़ जाती है। ये सारा बता चुका हूं मैं आपको पहले। एटॉमिक साइज के बाद अच्छा ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है, लेकिन वही देखो वो जो एक्सेप्शन वो यहाँ याद रखना जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, एक एक्टिनेड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। लेंथेनेड सीरीज के बाद आने वालों में और एक्टिनेड सीरीज में के बाद आने वालों में ये कॉन्ट्रैक्शन लगता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि एक साथ लेंथेनेड एक्टिनेड के 14 एलिमेंट्स की एंट्री हो जाने की वजह से Z एक साथ बढ़ जाता है, तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रंक हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे समझ में आ रहा है? ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाएंगे तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनेड की वजह से साइज संकुचित हो जाएगी, घट जाएगी, छोटी हो जाएगी, श्रंक हो जाएगी, तो लेंथेनेड एक्टिनेड कॉन्ट्रैक्शन कह देंगे या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कह देंगे। जो एलिमेंट पहले आ गए उनकी वजह से, जिनकी वजह से साइज कम हो जाएगी, वो नाम पड़ जाएगा। अब आ जाइए आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का भी वही है लॉजिक, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। अब बात ये आती है कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हो आप तो Z बढ़ता है। हालांकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में Z में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आता, ये पहले भी मैंने आपको बताया। क्योंकि जैसे जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अंदर वाले शेल, क्योंकि आप देखो डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा चेंजेस कहां आता है? वैलेंसी शेल में तो S रहता है, 4s2 4s1 ज्यादा से ज्यादा ये तो होता है, और अंदर वालों में 3d1 3d2 3d3 अंदर वाले बढ़ते जाते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है किसी एलिमेंट की, एटम की, वो उसके वैलेंसी शेल पे डिपेंडेंट होती है। इसलिए जितने भी चेंजेस होते हैं वो उसी पे डिपेंडेंट होता है। वो तो चेंज हुए नहीं, वैलेंसी शेल तो लगभग सेम सा रहता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आता, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ता। ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटता है, ठीक है। और जहां जहां एक्सेप्शन है वो सारे पीरियोडिक टेबल में बता दिए हैं मैंने। लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन वाला, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वाला, ये एक्सेप्शन आपको याद रखने है ना, ठीक है। अब आइए रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर एक तरीके से आप मेटेलिक कैरेक्टर से ही दे सकते हो। मेटेलिक कैरेक्टर का जो लॉजिक था वही रिड्यूसिंग कैरेक्टर का है। क्यों? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर में भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है और रिड्यूसिंग कैरेक्टर में भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। भाई एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, बेटा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं।
ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेकिन इनमें इतनी अच्छी रिड्यूसिंग टेंडेंसी नहीं होती जितनी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में होती है, क्योंकि इनका आईपी थोड़ा ज्यादा होता है। भाई सीधी सी बात है। फिर मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, इनमें दोनों तरह के मेटेलिक और कोवेलेंट दोनों तरह के बॉन्ड बनते हैं वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से। अब डेंसिटी, डेंसिटी का लॉजिक सीधा सा ये है, देखो वैसे तो जैसे मास बढ़ता है तो डेंसिटी को अपन बताते हैं कि बढ़ती है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि d इक्वल्स टू m बाई v होता है, तो डेंसिटी का इफेक्ट यहाँ 3d से 4d में ग्रेजुअली चेंज होती है, बढ़ती है, और 4d से 5d जब जाते हैं तो जस्ट डबल हो जाती है डेंसिटी, 4d की रेस्पेक्ट में 5d में जस्ट डबल हो जाती है, इसलिए मैंने साइन भी ऐसा लगाया, ध्यान रखें। अगर टी जेड और एच की बात करें तो टी से ज्यादा जेड का और जेड से बहुत ज्यादा एच की होती है, हाफ नियम की होती है। इन 3D सीरीज हाईएस्ट डेंसिटी कॉपर की, केवल 3D सीरीज की बात कर रहा हूं, और लोवेस्ट डेंसिटी एससी की होती है, ये भी ध्यान रखें। तभी तो देखो कॉपर के वायर बनते हैं कि नहीं बनते, बिजली के जितने भी इलेक्ट्रिक गुड्स बनते हैं जो मोटर बाइंडिंग होती है उनमें कॉपर वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है ड्यू टू देयर कंडक्टिविटी, देयर डेंसिटी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका अच्छा खासा होता है, वो तो होना ही है, वो तो होना ही है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। इनमें कोवेलेंट बॉन्ड भी बनते हैं और कोऑर्डिनेट मेटेलिक बॉन्ड भी बनते हैं, तो डी ब्लॉक के एमपी और बीपी एस ब्लॉक की रेस्पेक्ट में ज्यादा होते हैं, ध्यान रखना इस बात को, अच्छी लाइन है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अब वो इनका रीजन, ये इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी वजह से इनमें बहुत सारे कैरेक्टर नए नए ऐड हो जाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एक से ज्यादा तरह की, आप किसी भी एलिमेंट को उठा लो, जैसे मैंगनीज है, कॉपर है, कोई भी एलिमेंट उठा लो, इसमें एक जिंक को छोड़ दो आप, जिंक की +2 होती है, बाकी लगभग सभी की जो है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसका रीजन क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। एस ब्लॉक में ऐसा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इस वजह से उनमें नहीं हो पाता। यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन निकल निकल के अपने आप को अनपेयर्ड करने की कोशिश करते रहते हैं, अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे आइए कलर्ड आयन, ये कलर्ड होते हैं और इनके कलर का रीजन मैं पहले भी एक बार बताया है, डी ट्रांजिशन, मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी इस चीज को जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वहां डी ट्रांजिशन होता है, मतलब डी इलेक्ट्रॉन T2G EG दो तरह के डी जो ऑर्बिटल से स्प्लिटिंग हो जाती है, और स्प्लिटिंग की वजह से दो सेट बन जाते हैं, T2G के अलग और EG अलग, तो वो एक डी से दूसरे में इलेक्ट्रॉन का चला जाना, डी ट्रांजिशन होने से जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज होती है वो विजिबल रेंज में नजर आती है और वो कलर दिखाई देने लगता है, तो अलग अलग आयंस के साथ अलग अलग कलर होता है। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस, तो आप सब में देख लीजिए, कोई सा डी ब्लॉक उठा के, डी एलिमेंट उठा के देख लो, सब में आपको लगभग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कहीं लास्ट में 4s1 है, कहीं ns1 है, कहीं ns2 है, कहीं nd5 है, कहीं nd3 है, कहीं n-1d5 है, कहीं n-1d3 है, कहीं n-1d4 है, कहीं n-1d7 है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हुए ना। और जहां नहीं होंगे गुरुजी वहां क्या करना है, अरे जहां नहीं होंगे वहां काई की पैरामैग्नेटिक नेचर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी, म्यू इक्वल्स टू √NN+2 से ही म्यू निकलता है, म्यू का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट, और एन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा होगी मैग्नेटिक टेंडेंसी। अब है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये मैंने बताई दिया आपको। अब आ जाओ कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी इनमें होती है, ये इनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, और इसका रीजन है इनकी सरफेस पे फ्री वैलेंसी का होना, या इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज शो करने की नेचर होना, ये इसका रीजन है। अब देखो इनके पाउडर फॉर्म, जैसे कई रिएक्शन आपने देखी होगी, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में हो रही है, साहब कैटलिस्ट के तौर पे निकिल प्लेटिनम पैलेडियम को ले रहे हैं और उनको भी पाउडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं, तो और तेज हो जाती है रिएक्शन, क्योंकि उनमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है, फ्री वैलेंसीज बढ़ जाती है। ठीक है, तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे आप बहुत सारे रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप निकिल प्लेटिनम पैलेडियम यूज करते हो, रेनी निकिल यूज करते हो।
करते हो ना। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की जो चैम्बर प्रोसेस होती है उनमें आप यूज करते हो बहुत सारी तरह। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक के जनरली वो काम आते हैं किसमें, कैटालाइटिक टेंडेंसी में, नेचर में। फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज, अलॉय बनाने की टेंडेंसी होती है। इनका रीजन क्या होता है, इनके साइज तो होते हैं लगभग बराबर, साइज में इतना ज्यादा चेंज थोड़ी आता है, लगभग सब बराबर 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 से होते हैं, थोड़ा थोड़ा ही तो कम होता है साइज में। तो लगभग बराबर साइज होने की वजह से क्या है, इनके क्रिस्टल लैटिस में से एक की जगह दूसरे को रिप्लेस आराम से किया जा सकता है, एक मेटल से दूसरे मेटल को रिप्लेस कर सकते हैं। अब उससे क्या होता है कि एक फिक्स रेशियो में अगर मेटल्स कनेक्ट कर दिए जाएं, कंबाइंड कर दिए जाएं, तो अलॉय बन जाते हैं। अलॉय पहले वाले एलिमेंट्स मेटल से यानी कि पैटर्नल मेटल से स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टफ होते हैं, हाई डेंस होते हैं, हाई कंडक्टिविटी वाले होते हैं, तो अच्छे खासे अलॉय बनते हैं। इससे बहुत सारे अलॉय बना सकते हो आप। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है, सॉरी इंटरस्टिशियल कंपाउंड, हाँ वही बात है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब है कि बीच में जो वैकेंसीज आ जाती है, इनके बीच बीच में जो पोर्स होते हैं उनमें छोटे छोटे एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन वो फंस जाते हैं। हालांकि इनकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, लेकिन वो वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन से, वॉन्डरवॉल बॉन्ड से वो जुड़ जाते हैं, अंदर पैक हो जाते हैं। अब उससे क्या होता है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाते हैं। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड अगर देखे जाएं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो पैटर्नल कंपाउंड के ही इक्वल होती है, चेंज नहीं होती, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, लाइक डेंसिटी चेंज हो जाती है, कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में होती है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब है, आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखा होगा कितने सारे डी एलिमेंट्स हैं जो आप काम में लेते हो, K4Fe क्या है, आप देखो Fe के साथ CN6 जोड़ रखा है आपने। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं, और इन सब के पीछे जो रीजन होता है वो होता है इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज होती है, इनके वैलेंसी शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कोवेलेंट और मेटेलिक दोनों तरह के बॉन्ड बना सकते हैं। ये फिक्स है, ये 4-5 रीजन, इन्हीं का इस्तेमाल होता है हर सवाल में, कहीं भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी में लगा लेना, मैंने कह दिया आपसे, सब में लगते हैं एक आंसर। अब आइए मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं, उसके बाद अपन इसको बंद करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो जो चीजें मैंने समझाई वो आपको ढंग से सुननी है। देखो मैंने हर चीज बोलने की कोशिश की है, कोई चीज को मैं बोल के आपके तक पहुंचा रहा हूं और किसी चीज को मैं लिख के आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि समय कम है, मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता, कम समय में मैं ज्यादा चीजें देने की कोशिश कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। कंडक्टिविटी ऑर्डर याद रखना, Ag की कंडक्टिविटी, चांदी सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम भी कंडक्टिविटी में आता है, ध्यान रखें। एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं लेते क्या बाजार में, आपको एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं मिलते, मिलते हैं। एल्यूमिनियम की वायरिंग भी होती है, आप देखो बहुत सारे जो पंखे वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स जो होते हैं, उनके अंदर एल्यूमिनियम के वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, Ag, Cu, Au, Al। देखो Ag ये तो तीनों यहीं से उठाए, और ये जो Al है ना वो P ब्लॉक से उठाए, ये तीनों तो यहीं से उठाए। इनमें Ag सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी शो कर रहा है, तो इन तीनों की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। इसका रीजन है, आप देखो इनका कॉन्फ़िगरेशन देख लो भाई, यकीन ना हो तो इनके कॉन्फ़िगरेशन में देख लो। Ag के बाहर वाले शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Cu में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Au में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टिविटी तो आएगी ना। नेक्स्ट है अगला कह रहा है कि Cu हैज लीस्ट रिड्यूसिंग नेचर इन 3D सीरीज। देखो अब ये याद रखना, इसका रीजन है कि इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना वो मिनिमम होता है, कम होता है, मतलब इस सीरीज 3D सीरीज के अंदर Cu की रिड्यूसिंग टेंडेंसी कम होती है। समझ में आ रही? एक है Au पूरी डी ब्लॉक के अंदर सबसे कम रिड्यूसिंग नेचर का होता है, ये भी सही लाइन है, क्योंकि वही SOP सबसे कम होता है इसका। ZnCdHg वोलेटाइल मेटल्स, क्यों? क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाते Zn+2 बनाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाएगा ना, तब बनाएगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो होते ही नहीं है इनके पास, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, पूरा भरा होता है, इसलिए केवल
केवल वोलेटाइल टेंडेंसी दिखाता है, यानी कि ये अच्छे खासे नहीं होते, बहुत स्ट्रांग नहीं होते, वीक बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वोलेटाइल होते हैं, है ना। SC से CR तक MPBP इंक्रीज होता है और फिर MN से ZN तक डिक्रीज होता है। याद रखेंगे ये चीज भी आप, अच्छी लाइन है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक, यहां तक की बात चल रही है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक, यहां से यहां तक क्या कह रहा है, MPBP इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो MN में भी तो होते हैं, लेकिन MN में एक समस्या होती है, D5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है और वो स्टेबल हो जाता है, इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो MN के बाद MN से ZN तक फिर वो घटना शुरू हो जाती है। लोवेस्ट MP मरकरी का होता है, हाईएस्ट MP W टंगस्टन का होता है, ठीक है। MP यानी मेल्टिंग पॉइंट, आप खुद ही देख लो, Hg तो ऑलरेडी मेल्ट है भाई, और कितना मेल्ट करोगे उसको। अब और लोवेस्ट MP के बाद SC TI CR MN Fe Cu, इन सब में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन फिर भी SC की +3 सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, TI की +4, CR की +3। CR की +3 स्टेबल होने का रीजन होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसमें हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन आता है। हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है ना। इसी तरह MN में +2, Fe में +3, Cu में +2 मोस्ट स्टेबल मानी जाती है, याद रखेंगे आप। KMnO4 जो होता है ना, देखो रेडॉक्स में बताया था मैंने, KMnO4 एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तीनों मीडियम। K2Cr2O7 केवल एसिडिक मीडियम में करता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा जब वो प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। तो KMnO4 का एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, तीनों मीडियम में जब आप यूज करेंगे तो तीनों मीडियम में इसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है। किसमें कौन सा कलर आता है, किसमें कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर आता है, किसमें कौन सा वैलेंसी फैक्टर बनता है, किसमें क्या इक्विवेलेंटिक वेट होता है, ये सारी चीजें पीछे की क्लासेस में बता चुका हूं। ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूं कि भाई बच्चों को थोड़ी सी काम की चीजें पहुंचा दूं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ये सारी चीजें जो मैंने बताई है उनको एक बार देख लीजिए। जो चीज आपको लगे कि मैंने कुछ नया बोला है उसको नोट कर लीजिए कि सर मैंने तो ये चीज मैंने सुनी नहीं थी, मुझे तो ये याद ही नहीं थी, तो वो चीज को नोट कर लो कॉपी में। बार बार कहां तक इन चीजों, ऐसे तो भूल जाओगे आप जो काम की चीज उसको नोट कर लिया करो, ताकि हमें बार बार वीडियो को ना देखना पड़े। फटाफट फटाफट से नोट कर लो उनको और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई पे लग जाओ, सेल्फ स्टडी में, ठीक है ना। ओके बेटा, आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ी देर में एफ ब्लॉक का शुरू करेंगे। यही चीजें जो तुम्हें याद रखनी। अब बताओ बिना रिवीजन के कैसे याद रहेंगी, भूल ही जाएंगे। अरे आप क्या, हम भूल जाते हैं, टीचर्स भूल जाते हैं, बच्चे तो कहां तक याद रखेंगे बेचारे। बच्चे तो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, टीचर्स भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, मैं भूल जाता हूं। इसमें क्या है, अरे चीजें याद, मैं अगर कोई चीज, अब हम तो चलो रोज पढ़ाते हैं इसलिए हमें याद हो गई चीजें, लेकिन जब हम आपके टाइम पे थे, यानी कि जब हम पढ़ रहे थे, तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, और जो बच्चे इससे पहले सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी। डर क्यों रहे हो, सबके साथ होती है प्रॉब्लम। ऐसा मत सोचो कि मैं याद कर रहा हूं और भूल जाता हूं, मैं याद करता हूं और भूल जाता हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, कैसे हैं आप। लास्ट ब्लॉक बचा है अब अपना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक चलेगा। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, आप घबराए नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी वही है जो आप पहले पढ़ते आ रहे हैं। डी ब्लॉक में पढ़ी है, फिर पी ब्लॉक में पढ़ी थी, पहले पीरियडिक टेबल में पढ़ी थी, वही है। तो मतलब ज्यादा परेशान नहीं होना है, घबराए नहीं। और इससे बहुत ज्यादा डेप्थ में घुस के भी सवाल नहीं आएगा, आपसे छोटी मोटी चीजें इससे पूछी गई हैं। पिछले प्रीवियस एग्जामिनेशंस को अगर एनालिसिस करें तो कुछ चीजें आती हैं सामने, मैंने उन सब का इस्तेमाल किया है इस क्लास के अंदर। काम की चीजें बताऊंगा आपको मैं। देखो वैसे तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, आप भी जानते हैं, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता आ रहा हूं कि आप सबको जो है एनसीईआरटी को तो फॉलो करना ही है, आप उसे मत छोड़ना, है ना बेटा। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है
प्रीवियस कई एग्जाम्स में देखा गया है कि नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी को काफी हद तक फॉलो कर रहे हैं। और अब तो वैसे भी इस बार तो सिलेबस वैसे ही कट हो गया, काफी हद तक सिलेबस काट दिया है, तो बहुत सारी चीजें हो सकता है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाएं या प्रीवियस एग्जामिनेशंस के पेपर से उठाएं। तो ध्यान से हिसाब से ही पढ़ें, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, इनमें बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं तो भी क्या रिजल्ट निकलता है, कुछ नहीं, क्योंकि चीजें भूल जाते हैं अपन। तो काम की चीजों को एक शॉर्ट नोट बना के लिख लें, इंपॉर्टेंट चीजों को एक जगह लिख लें, ताकि एग्जाम के टाइम पे अपन जो है उनको रिमाइंड कर सकें, दोबारा रिवाइज कर सकें, दोबारा देख सकें। क्योंकि पहले आपने भले ही इसको खूब सारा पढ़ा है, आप खूब पढ़े हो, इनऑर्गेनिक को जम के पढ़े हो, मान लो दिन में 5-5 4-4 घंटे आप पढ़े हो, और मान लो अब एग्जाम के 10 दिन पहले 15 दिन पहले आप बिल्कुल ना पढ़े, हाथ में ना ले, तो सारा का सारा पानी मिल जाएगा, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी इनऑर्गेनिक। क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी इनऑर्गेनिक के अंदर, बिना रिवीजन के तो कुछ भी नहीं हो पाएगा इसके अंदर। तो इस बात का ध्यान रखें, रिवीजन इज मस्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाई लेवल पे इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक का रिवीजन। बिना रिवीजन के आप इनऑर्गेनिक को लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाएंगे। शुरू करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में मैंने पिछली क्लास डी ब्लॉक के अंदर भी बताया था कि उनको पीरियोडिक टेबल से नीचे रखा गया है। एफ ब्लॉक के अंदर दो सीरीज हैं, एक के अंदर लेंथिनर कहते हैं, एक को एक्टिनर सीरीज कहते हैं। एक में 4f में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक में 5f में भरते हैं। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, और ये जो है एक्टिनॉइड्स जो हैं, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनमें रेडियो एक्टिव नहीं होते, कोई एक एक्सेप्शन है इसका, वो मैं बताऊंगा अभी। बाकी जनरली ये नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव का मतलब तो जानते हो ना, जो समय के साथ, टाइम के साथ जो है डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, रेडियो एक्टिव है। तो अब बात करते हैं कि 4f का मतलब है कि ये n-2 में भरा गया है, इधर 5f का मतलब है कि ये भी n-2 में भरा गया है। n-2 कहने का मतलब समझ रहे हो, nth में नहीं भरते, nth में नहीं भरते, n-1th में नहीं भरते, n-2 में भरते। इसका मतलब इसके बाहर के 3 शेल खाली रह गए इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक को तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहा था आपने, क्योंकि उनमें बाहर के 2 जो शेल है वो खाली रहते हैं, इनकम्प्लीट रहते हैं, और यहां 3 शेल इनकम्प्लीट रहते हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया है। ठीक है ना। तो लेंथेनेड सीरीज में एक तो देखो सबसे बड़ी चीज इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है, एक्सेप्शनली दिमाग में रखना। देखो C का 4f1, अब इनके अंदर जब f के इलेक्ट्रॉन देखोगे ना आप, तो देखो इर्रेगुलर ट्रेंड नजर आएगा, और आप इन सब के कैटायन बना लो, ट्राई कैटायन, C+3Pr+3 Nd+3 Pm+3 Sm+3 Eu+3। तो आपको सबके अंदर रेगुलर ट्रेंड में नजर आएंगे f के इलेक्ट्रॉन। यहाँ F1, यहाँ F2, यहाँ F3, यहाँ F4, यहाँ F5, यहाँ F6, F7, F8, F9, ये कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। कब? ट्राई कैटायनिक स्पीशीज के अंदर सबके ट्राई कैटायन बनाओगे, तो ट्राई कैटायनिक में तो एक रेगुलर ट्रेंड नजर आता है f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन का, और नॉर्मल न्यूट्रल जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जब देखें तो एक ट्रेंड नजर नहीं आता है। आप देखो ये 4f1 है 5d1 6s2, तो 6s2 ये तो हो गया ns2, ये n-1d, और ये n-2f। समझ में आ रहा है? तो n-2f में भरे जाएंगे, n-1d में नहीं भरेंगे, ns में नहीं भरेंगे। समझ में आ गया? तो n-1 में जब n-2f में जब भरते हैं तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए हैं। ये 4f1 हो गया, 5d1 हो गया, फिर ये स्टेबिलिटी के लिए 4f3 हो गया, d का इलेक्ट्रॉन निकल के, ये d का एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पहुंच गया। यही चीज है जो तुम्हें याद रखनी। अब बताओ बिना रिवीजन के कैसे याद रहेंगी? भूल ही जाएंगे। अरे आप क्या, हम भूल जाते हैं, टीचर्स भूल जाते हैं, बच्चे तो कहां तक याद रखेंगे बेचारे। बच्चे तो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, टीचर्स भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, मैं भूल जाता हूं। इसमें क्या है? अरे चीजें याद, मैं अगर कोई चीज, अब हम तो चलो रोज पढ़ाते हैं इसलिए हमें याद हो गई चीजें, लेकिन जब हम आपके टाइम पे थे, यानी कि जब हम पढ़ रहे थे, तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, और जो बच्चे इससे पहले सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी। डर क्यों रहे हो?
सबके साथ होती है प्रॉब्लम। ऐसा मत सोचो कि मैं याद कर रहा हूँ भूल जाता हूँ, मैं याद करता हूँ भूल जाता हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। जिन्होंने फर्स्ट रैंक बनाई है, जो टॉप 10 आए हैं, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 1000 आए हैं, वो भी भूलते हैं। भूलना तो एक ह्यूमन नेचर है, मानव की प्रकृति है बेटा, उसमें घबराना नहीं है। बस फर्क इतना से ही है, हम जितना ज्यादा उनको रिवाइज करेंगे, या जो बच्चे जितना ज्यादा रिवीजन करते हैं, उनको वो चीजें फिर उस टाइम उस तरीके से याद रह जाती है। तो आप भी रिवीजन पे फोकस करें। इधर एनडी में देखो 4F4 हो गया, इधर 4F5 हो गया, इधर 4F6 हो गया। अब देखो डी गायब हो गया, सब में से डी गायब हो गया, है ना। अब डी यहां आएगा सीधा गैडोलिनियम में, यहां डी आएगा। 4F7 हो गया, 5D1 हो गया। देखो 1 2 गायब हो गया, एफ का 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, फिर 7 आ गया, क्योंकि 7 बना रहना चाहता है। F7 होते ही हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। इसलिए जो अब इलेक्ट्रॉन आया EU में, EU के बाद जो GD में इलेक्ट्रॉन आया, वो 7F7 तो बचाए रखा और D में इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। तो देखो वो जो कॉन्फ़िगरेशन 5D1 था ना, वो वापस यहाँ आ गया। फिर देखो 7 से सीधा 9 हो गया, क्योंकि 8 का नंबर आने ही नहीं दिया इसमें, 8वां इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया। समझ में आ रही। फिर ये 9 हो गया, फिर डी गायब हो गया, फिर 10 11 12 13 14, फिर ये 14 आ गया। तो 13 के बाद 14 आया, आना ही था, लेकिन 14 के बाद फिर 14 आ गया। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन था वो डी में चला गया वापस। तो एक तो ये देखो, ये अलग आ गया ना। एक ये देखो, एक ये देखो, इनमें डी नजर आ रहा है आपको, देखो तीनों में। तो थोड़ा कंपैरेटिवली याद करोगे तो याद रह जाएगा, घबराओ मत। इधर 2 नहीं आया 1 के बाद, और इधर 7 के बाद 8 नहीं आया। देखो 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14। तो इधर 7 के बाद 8 नहीं आता और इधर 1 के बाद 2 नहीं आता, ऐसे याद रखना। तो एक तो 4F2 नहीं बनता है और एक 4F8 नहीं बनता है न्यूट्रल एलिमेंट में। ठीक है, अब इधर आइए, इसमें भी वही पंगा है। 5F1 2 3 4 5 6 गायब हो गया। देखो 6 क्यों रहेगा? 6 के बजाय वो 7 नहीं हो जाएगा? डी में से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसने, ये गया इलेक्ट्रॉन। ये लो जी, हो गया कॉन्फ़िगरेशन उसका फुल हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड एफ हो गया तो स्टेबिलिटी आ गई। ये D0 हो गया, फिर वापस डी में आ गया। 5F7 दो बार बना, इधर 4F7 दो बार बना, इधर 5F7 दो बार बना, इधर 4F14 दो बार बना, इधर 5F14 दो बार बना। कंपैरेटिवली याद करना बेटा, मेरी बात समझो बेटा, कंपैरेटिवली याद करना, नहीं भूल जाओगे मेरे बच्चों। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में याद करना, याद हो जाती है, घबराओ मत, है ना। फिर देखो 7 के बाद ये 8 आ गया, 9 10 11 12 13 गायब। क्यों गायब हो गया 13? अब क्या करें, गायब हो गया। रीजन तो सबके पीछे है, मेन रीजन वो स्टेबिलिटी। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, 12 के बाद 13 आना चाहिए था, वो 13 की वजह सीधा 14 हो गया। क्यों? क्योंकि 13 क्यों करेगा वो सीधा 14 क्यों नहीं करेगा? अपने आप को स्टेबल नहीं करना चाहेगा। नहीं है समझ में? ऐसे याद रखना है। 5F14 6D1। अब देखो इसमें यहां डी आ गया, 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 सब जगह डी। अब देखो कहां डी नहीं है, एक तो ये डी नहीं है, देखो ये डी गायब हो गया, इधर ये डी गायब हो गया, देखो डी में 0, सब में डी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, बस इधर NO में नहीं है, D0 है, AM में D0। इधर देखो, इधर सब में डी गायब है, बस LU में डी है, GD में डी है, CE में डी है। कर लोगे याद? कंपैरेटिवली याद करना, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा, क्वेश्चन को भी देखते जाना, एक तरीके से क्वेश्चन भी हो जाएगा, अपना थ्योरी भी छोटी मोटी हो जाएगी, जो काम की वो हो जाएगी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, है ना। अब इनमें से कौन सी पूछी जाएगी, किस रूप में पूछी जाएगी, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूछे जाने के चांस बनते हैं, है ना। लेंथेनर डू नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। हाँ बिल्कुल,
तभी तो इनको रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो है 4f1 to 14 5s2 5p6 5d0 to 1 और 6s2। आप चेक कर लो, पता लग जाएगा। 4f तो 1 से लेके 14 तक भरे गए। 5s को देखिए आप, 5s यहां 2 रहा, देखो 5s2 वो तो अंदर वाला है, भर गया वो तो पूरा, इसको तो हटा लो आप चाहो, इसको भी हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा दिया कोई दिक्कत नहीं। और ये 5d देखो, d देखो 5d, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, ठीक है, इस क्योंकि इनमें तो कोई, देखो s और p में तो कोई चेंज ही नहीं है, आप चाहो तो हटा लो, हटा लोगे तो भी सही रहेगा। 4f1 -1 to 14 5d0 to 1 और 6s2, और आप लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरे कॉन्फ़िगरेशन में 5s2 और 5p6 में कोई चेंज नहीं हो ना, वो कांस्टेंट ही बना रहेगा, ठीक है। लगा रहे तो भी ठीक है, नहीं दे वो सवाल में कोई जरूरी नहीं वो दे, नहीं भी दे, इसकी जगह वो n-2 दे सकता है, इसकी जगह n-1 दे सकता है, इसकी जगह n दे सकता है, ठीक है ना। अब इधर आइए, pm इज द ओनली सिंथेटिक रेडियो एक्टिव लेंथेनाइड। अब देखो ये जनरल नॉलेज आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, पीएम सिंथेटिक रेडियो एक्टिव लेंथेनाइड है, ठीक है भाई, याद रखेंगे आप। लेंथेनम एंड ल्यूटेशियम दोनों आयन जो है, लेंथेनम का और ल्यूटेशियम का जो आयन है वो डायमैग्नेटिक होता है। अब हो गई, ये तो रहा लेंथेनम। अब आप गौर से देखो, लेंथेनम को गौर से देखो, लेंथेनम में और ल्यूटेशियम में देखो वापस क्या बोल रहा है, लेंथेनम और ल्यूटेशियम डायमैग्नेटिक होते हैं, तो लेंथेनम का +3 बनाओ। जब लेंथेनम का +3 बनाओगे और ल्यूटेशियम का +3 बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या गड़बड़ हो रही है, समझ में आ रहा है। आप वापस देख लीजिए, लेंथेनम एंड ल्यूटेशियम दोनों के अंदर आयंस जब बनते हैं +3 तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं, ओके। वाइल ऑल अदर ट्राई पॉजिटिव, बाकी इसके अलावा जो और दूसरे ट्राई पॉजिटिव यानी Pr+3 Nd+3 Pm+3 जब ये लेते हैं तो इसके लिए कह रहा है ऑल अदर, लेंथेनम तो किस में आएगा, वो तो डी में आ जाता है ना, लेंथेनम तो लेंथेनम के बाद ही तो लेंथेनेट शुरू होती है भाई, यहां से पहले लेंथेनम ही आएगा, लेंथेनम के बाद ही तो सी चालू होता है, तब जाके तो लेंथेनेट शुरू होती है ना। तो उस लेंथेनम की बात कर रहे हो। ल्यूटेशियम ये आपके सामने है, ठीक है। ल्यूटेशियम में अब आप देखो +3 बनाओ तो 2 तो ये जाएंगे, एक ये चला जाएगा, जब 3 चले जाएंगे तो 4f14 हो गया। 4f14 का मतलब पूरी तरह से भरा गया ऑर्बिटल, ऑर्बिटल फुलफिल है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, तो 0 ही होगा, 0 म्यू आएगा, इसका मतलब डायमैग्नेटिक हो गया। ऐसे लेंथेनम में होता है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन +3 करके निकाल दोगे तो उसमें कहां से बचेगा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, तो वो भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ट्राई पॉजिटिव लेंथेनेट आयंस आर पैरामैग्नेटिक। इनके अलावा अब इन सबको किसी को भी ट्राई पॉजिटिव बना के देखो, सब जैसे YB को ट्राई पॉजिटिव बनाए तो 2 इसमें से गया, 1 इसमें से गया, तो 4f13 हो गया, आ गया ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे आपको देखना है। अब इधर आई अगली लाइन में, नियो डायोमियम मोस्ट पैरामैग्नेटिक एंड C+2 एंड YB+2 डायमैग्नेटिक। देखो नियोडायमियम, इसको देखो, ये मोस्ट पैरामैग्नेटिक। अब देखो याद रखना है इसको, मोस्ट पैरामैग्नेटिक, जब इसका मैं +2 बनाऊंगा तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच जाएंगे। C+2 YB+2, C+2 और YB+2 को देखिए, ये C+2, अब मैंने इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, निकाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कह रहा है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे C+2 और YB+2 के, तो ये डायमैग्नेटिक रहेगा, बिल्कुल रहेगा, कौन मना कर रहा है, क्यों नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब ये याद रखने की चीज है, आपको याद रखना है। YB+2, YB, ये YB और ये +2 निकाल दो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो नियोडायमियम मोस्ट पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि C+2 एंड YB+2 डायमैग्नेटिक होते हैं। तो थोड़ा सा आपको याद भी रखना है ना बेटा। देखो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का सीधा सा तरीका है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे वो डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। सीधा सा लॉजिक लगता है इसके अंदर, ठीक है ना।
Yb+2 का आप चेक कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाल दोगे इसके आप, तो कहां से ये जो है पैरामैग्नेटिक रहेगा, इसमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आइए आगे, मिश मेटल। मिश मेटल क्या होता है मालूम है कि मिश मेटल लैंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका और आयरन का मिक्सचर जो होता है ना, उसको मिश मेटल कहते हैं। इसमें 95% लैंथेनाइड्स होते हैं, 5% आयरन होता है, और ट्रेस जो होता है यानी बहुत कम क्वांटिटी में कार्बन सल्फर ये मिक्स होता है, वो होता है मिश मेटल। तो ये भी ठीक लाइन है। तो देखो मैंने इसको इंपोर्टेंट लगा रखा है ना, बहुत इंपोर्टेंट, तो ये याद रखना है, थोड़ा सा गड़बड़ मत कर देना इसको, एक्सेप्शनली याद रखो इसको आप, ठीक है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन, वैसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनके अंदर एक्टिनाइड्स के अंदर +7 भी आती है, +7 भी आती है, लेकिन स्टेबल नहीं होती, वो अनस्टेबल होती है। हाईएस्ट स्टेबल +6 जो मिलती है वो इसी के अंदर मिलती है, यूरेनियम के अंदर। ऑल द एक्टिनाइड्स आर रेडियोएक्टिव इन नेचर, ठीक है, ये रेडियोएक्टिव है, ये रेडियोएक्टिव नहीं है, इसमें केवल एक ही है रेडियोएक्टिव, और वो ये है, देखो प्रोमेथियम लैंथेनाइड्स आर नॉन रेडियोएक्टिव, ये नॉन रेडियोएक्टिव। प्रोमेथियम को छोड़ के बाकी सब जो है वो रेडियोएक्टिव हैं, इसको छोड़ दीजिए बस। तो इसके अंदर प्रोमेथियम के अलावा जो है, जैसे पीआर है ना, इसके अलावा बाकी सब नॉन रेडियोएक्टिव हैं। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि एक तो लैंथेनॉइड और सारे एक्टिनॉइड रेडियोएक्टिव होते हैं। डन। अब आइए थोरियम यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर। अब इसमें मैं समझा भी क्या रहा हूं, कुछ नहीं समझा रहा, समझाने का कुछ है ही नहीं, मैं कहां से समझाऊं, लेकिन ठीक है, अब ये चैप्टर थोड़ा सा तो रिवाइज कराना था। थोरियम यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में और एटॉमिक रिएक्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, परमाणविक भट्टी जो होती है ना उसके अंदर। प्लूटोनियम यूज्ड इन एटॉमिक बम बनाने में, एटम बम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये छोटी छोटी सी बातें थी, इनको याद रखना, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो याद रखना। इसके अलावा लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में थोड़े से डिफरेंसेस दे रखे हैं एनसीईआरटी में, देख लेना, वो यही चीजें हैं, इन्हीं में से मिलेगी आपको वो सारी। इसके अलावा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो प्यूरिडिसिटी की प्रॉपर्टीज है, जैसे एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इनको भी देख लेना, क्योंकि अब मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो बार बार उन्हीं को क्या बताएं, सब जानते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होगा, रेडियस में क्या होगा। इसके अलावा एक चीज और है इस चैप्टर के अंदर, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट होता है और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट होता है। तो ये चीजें मैं अब से पहले 4-5 बार बोल चुका हूं, मैं बोलते बोलते थक गया हूं, उनको कहां तक बोलूं। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इनऑर्गेनिक जब शुरू हुई थी पीरियोडिक टेबल से, तब से अब तक बोले ही जा रहे हैं उन चीजों को, इसलिए मैंने इनको नहीं बोला। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा देख लेना और एनसीईआरटी की बुक को ना भूले। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी की किताब प्लस मेरी क्लास के मटेरियल को आप मिक्स करके याद कर लीजिए, हो जाएगा काम। केवल मेरे मटेरियल को भी याद करेंगे तो भी बहुत फायदा होगा, लेकिन फिर भी मैं यही कह रहा हूं कि केवल इसी पे फोकस मत करना, इनऑर्गेनिक के अंदर तो खास तौर पे, बाकी में तो कोई खास बात नहीं है। इनऑर्गेनिक में आप थोड़ा सा जो है एनसीईआरटी को भी देखें, और कम से कम ब्लॉक्स में तो देखें, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, तीनों में तो देखें, बाकी में चलो कोई खास दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं, अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।